आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के रण में आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। कुछ हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा वक्त है। और उसकी वजह यह है क्योंकि अभी जो नामांकन वापसी की तारीख है वो बाकी है। नामांकन की वापसी की जो तारीख होगी उस दिन ये साफ हो पाएगा कि मैदान में, सियासी मैदान में कौन कौन कहां कहां बचा हुआ है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जोधपुर में नामांकन किया। उन्होंने वहां पर एक सभा भी की, नामांकन सभा की। खड़गे वहां पर पहुंचे। उनके अलावा वहां पर जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, डोटासरा, वो भी पहुंचे। इसके अलावा अगर हम नामांकन के दौर की बात करें तो इस बार थोड़ी सी तस्वीर राजस्थान का जो रण है बड़ा रोचक हो बन पड़ा है। क्योंकि कई दिग्गज ऐसे थे, कई नेता ऐसे बड़े थे जिनको उम्मीद थी कि पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन उनको ये टिकट नहीं मिले। और फिर उन्होंने लिए बड़े फैसले या तो निर्दलीय के तौर पर लड़ने के लिए, या फिर उन्होंने लिए फैसले दूसरे राजनीतिक दल के साथ हाथ मिलाने को लेकर। इससे किस तरह की तस्वीर होगी और इससे किस तरह से जो राजनीति है उसमें उथल पुथल मचेगी, ये देखना बड़ा रोचक हो जाएगा। और जब आखिरी तारीख नामांकन वापसी की होगी उस दिन ये तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए बने हुए हैं, ये वो बागी बने हुए हैं जिन्होंने नाराजगी जताते हुए अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया। निर्दलीय के तौर पर लड़े, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पार्टी का दामन थामा है जिसका वो पिछले 5 साल तक, या फिर अगर लंबे समय से पार्टी में टिके हुए थे तो पूरी जिंदगी भर अपनी सियासी जिंदगी में उस पार्टी को वो कोसते रखे। लेकिन अब चूंकि उसके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है, इसलिए उनका मन बदल गया है, मत बदल गया है। लेकिन इससे चुनावी परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल है। विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ इस चर्चा का कुछ देर में हिस्सा होंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। और उनके अलावा उमेंद्र दाधीच जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, इस बार राजस्थान की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है, नाराजगी जाहिर करते हुए अगर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है तो ये तो पहले भी हमने देखा है, लेकिन अपनी पूरी सियासी जिंदगी में जिस राजनीतिक दल को कोसते रहे, आज उस राजनीतिक दल के साथ, उसकी नीतियों के साथ उनको इतना अच्छा लगने लगी है वो नीतियां कि उन्होंने दामन छोड़ दिया और अब अलग तरह से वो गुणगान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? 9 तारीख को हालांकि इस जो चीज है वो स्पष्ट होगी, लेकिन ये जो चीजें हैं किस तरह की चुनौतियां बढ़ा रही हैं दोनों राजनीतिक दलों के लिए? देखिए प्रभात जी, निश्चित रूप से नेता अगर स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ तबाह करने के बाद कहते हैं मैं तो उस पार्टी में वापस जा रहा हूँ। वो देखिएगा, मैं देख रहा कर्नल सोनाराम 3 बार कांग्रेस छोड़ के गए, वापस आ गए, उनको टिकट भी दे दिया कांग्रेस ने। और कई लोग ऐसे हैं जो कि देखिएगा कि विकास चौधरी था जो किशनगढ़ से चुनाव लड़ रहा था, भाजपा ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस का आकर के कांग्रेस का टिकट ले लिया। अब देखिएगा साध्वी अदानी और सरस्वती को लाना चाहते थे, उनको बीजेपी ज्वाइन भी कराया, टिकट नहीं दिया, उनको कांग्रेस ज्वाइन भी कराया, टिकट नहीं दिया। तो राजनीतिक दल में अब मैं बीजेपी की बात करूं, मलिंगा, गिरिराज सिंह मलिंगा, कल तक तो के बीजेपी वाले कह रहे थे, मदन दिलावर, राजेंद्र राठौर एसएमएस अस्पताल जाके के आए थे कि हमारे एससी के अधिकारियों के खिलाफ जिस तरह हड्डी तोड़ी, हम इसका बदला लेके रहेंगे। अब तो देखिए आपका हो गया वो और आप जिता के लाओगे। तो जो आप कहते हो कि भाई हम राजनीति के अंदर सिद्धांतों की राजनीति करते, कहाँ सिद्धांत? अब देखिएगा ज्योति खंडेलवाल को लाए थे, सुरेश मिश्रा को लाए थे, कुछ नहीं मिला अभी तो वो है। अब बाकी ज्योति मिर्जा को लाए थे तो उनको टिकट दे दिया। बहुत सारे ऐसे थे जो कल तक बीजेपी के थे वो आज कांग्रेस के हो गए, जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी के हो गए। हमने साली को ले लिया, जीजा को ले लिया बीजेपी वालों ने। ये जिस तरह की राजनीतिक आज देखिए, जो आप देखा कि किस भगदड़ के साथ भरो टिकट, क्योंकि हमको दिया नहीं तो हम टिकट तो हम जीतेंगे नहीं तो हरा के रहेंगे। ये प्रवृत्ति जो राजनीति में आ गई है, जो जिस तरह का एक नीतिगत निर्णय जो पहले हुआ करता था, पहले कहते थे नहीं मेरा दल है तो मैं हूं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब मेरा दल नहीं, मेरे स्वार्थों की पूर्ति हो रही है तो मैं उस दल के साथ हूं, नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं। रात तक क्या थे और सनातन धर्म को मानने लग गए। अब सुरेश मिश्रा, क्यों तो आप आए थे पहले और क्यों आप भाजपा में कह रहे सनातन धर्म की रक्षा नहीं हुई, मेरे को छोड़ा और वहां तुष्टीकरण की राजनीति से छोड़ के आ गया। ज्योति खंडेलवाल क्या कहेंगी? आपको तो मेयर भी बनाया, सांसद का टिकट भी दिया, लेकिन अभी नहीं दिया तो सब चले गए। तो ये देखिए जिस तरह की राजनीति में बदलाव की राजनीति आ गई है, स्वार्थों की राजनीति जब आ गई है, एक दूसरे दल में इसलिए जा रहे हैं कि वहां टिकट मिलेगा और जीत करके हम अपनी सरकार में एक अहम भूमिका निभा लेंगे।
तो ये जो प्रवृत्ति आई है प्रभात जी, निश्चित तौर पर इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं कही जानी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ हमारा जनप्रतिनिधि यदि हमारे पार्टी के प्रति विश्वास का नहीं रहा तो पब्लिक का विश्वास का कैसे हो सकता है। तो इसलिए आज की राजनीति में पैसा कमाने की राजनीति हो गई है, सेवा भाव की राजनीति रही नहीं, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति हो गई, महंगी राजनीति हो गई। आज साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग भाग्य से चुनाव लड़ जाते हैं, जीते। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मेरे जो यात्री थे भारत जोड़ो यात्री में, उसमें 2 को टिकट दे पाए, वो बाकी को वो भी नहीं दे पाए। तो जिस तरह से मैं कहता हूं कि राजनीति में अब नेताओं को सोचने का वक्त आ गया है कि आप अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आओगे तो जनप्रतिनिधि खड़ा हो गया है जनता के बीच में। जनता का दायित्व बनता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को फिर चुने नहीं। अब देखिए ये तो अलग बात है, अब झाड़ू और बोतल और बहुत सारे दल भी है, और वो तो केवल वोट काटने के लिए आए हैं। वो अपने स्वार्थों की कहीं कहीं जीत जाएंगे, बाकी तो प्रभावी ढंग से तो कांग्रेस बीजेपी है राजस्थान में। और जिस तरह से भगदड़ आपने देखी लास्ट टाइम तक, अब 3 बजे आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो, 6 बजे रात को जब सूची जारी हो रही तो आपका नाम आ रहा है, पहले तय कर लो, मेरे को तो देना तो आऊंगा नहीं। परिवारवाद बहुत हावी रहा है बीजेपी में इस बार, क्योंकि कांग्रेस ने परिवारवाद तो इस मायने में रोक लिया कि भाई हम मेन को देंगे टिकट, चाहे बुजुर्ग को उसको देंगे, बेटे बेटियों को टिकट नहीं देंगे, तो वो थोड़े बहुत बचे रहे। लेकिन वहां भी जिस प्रकार की एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो कुछ किया गया, वो राजनीतिक परिणाम अब देखिए 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, किसका कितना पलड़ा भारी रहा, किसका कहाँ जाने से किसको बेनिफिट मिला, किसको नहीं मिला। ये सब चीजें हैं प्रभात जी राजनीति में। मैंने जब अपने उम्र में देखा कि इस तरह की राजनीति पहले हुआ नहीं करती थी, जो कि अभी 2023 में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इससे पहले भी होती थी, 2018 के चुनाव में आना जाना लगा रहा था। सब कह रहे थे कोई बीजेपी का था कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस का था बीजेपी में आ गया, बीएसपी का था कांग्रेस में आ गया, तो एक अलग अलग। और कांग्रेस पहले बीएसपी में था, फिर कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में हो गया। ये कैसे दल बदल का राज चल रहा है। और देखिएगा भविष्य, देखिएगा राजनीति में सब कुछ होता है, जब भी तो राजनीति कहलाती है। लोकतंत्र में यही तो एक मत देने का अधिकार आपको जरूर दिया है, लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए नोटा दिया है। नोटा का उपयोग करने से होगा क्या? बहुत सारे लोग तो नोटा के वोट ज्यादा पड़ते हैं और जीतने हारने की संख्या कम हो जाती है। इसलिए राजनीति में सुचिता रहनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जो चुनता है उसको निश्चित रूप से जागृत होकर के अपना वोट देना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। प्रभात जी, श्याम जी, क्या लग रहा है आपको जो तोड़ हुआ है पार्टी में? देखिए निर्दलीय के तौर पर वोट काटेंगे जाहिर तौर पर, जितने भी हैं, अगर मान मनोबल में नहीं मानते हैं तो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार बीएसपी ने भी कई सेंध लगाई है, बीजेपी कांग्रेस दोनों में सेंध लगाई है। रालोपा जो है वो अपने एक अलग स्ट्रेटजी के साथ दूसरे आजाद पार्टी के साथ मिलकर और वो काम कर रही है। इससे परिणाम पर कितना असर आपको नजर आता है अगर मान मनोबल कामयाब नहीं होती है और ये लगता है कि ये सभी के सभी मैदान में बिल्कुल डटे रहेंगे? तो एक तो मुझे लगता है कि शायद जो जीत का अंतर है उस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, और उसके साथ ही जो बाद में तस्वीर निकलकर सामने आएगी 3 दिसंबर को, वो एक काफी कुछ हद तक ये रहेगी कि सिंगल मेजोरिटी शायद ना बन पाए और किसी ने किसी का सपोर्ट लेना पड़े, तो हालात तो वही रहे। देखिए प्रभात जी, हम तो कहते हैं जिसकी भी सरकार आए पूर्ण बहुमत वाली सरकार बननी चाहिए, होना यही चाहिए। अगर हंग वाली बनती है तो हमने 5 साल देखा है कि हमारी संख्या की दृष्टि से पूरी तरीके नहीं था, तो विधायकों ने किस प्रकार का माहौल रखा, ये हम मैं और आप अछूते नहीं रहे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी सरकार किसकी भी बने, स्वच्छ अच्छे लोगों जीत करके आए, शासन करें और अच्छा विकास की दृष्टि से। लेकिन हाँ, राजस्थान में इस बार भाजपा सत्ता छीनना चाहती है, वो अपनी सत्ता को कायम रखना चाहती है, लेकिन इसमें बोतल और झाड़ू और बाकी के दल जो उग के आ गए सामने, वो देखिए वोट काटने का काम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि बीएसपी कुछ में जीतेगी, 5-7 जीत के आ सकती है, जैसे हमेशा जीत के आए। जेजेपी भी बीच में आ गई, जब राष्ट्रीय गठबंधन आपने कर रखा हरियाणा में बीजेपी के साथ, और यहाँ आप खड़े हो गए हम तो हराएंगे जिताएंगे नहीं तो दिखेगा कि माकपा भी खड़ी हो गई, अब भारत ट्राइबल पार्टी भी खड़ी हो गई। तो कितने दर्जन भर लोग ऐसे खड़े हैं जो कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जीतते जीतते हार जाएंगे। तो वो हार जाएंगे तो इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सही बात कहा, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो फिर ये जोड़ तोड़ की राजनीति जब होगी तो ये कहेंगे कि हमको ये चाहिए तो हम आएंगे, हमको ये दे दो तो आएंगे। तो ये जो खरीद फरोख्त का जो काम चलेगा बाद में, मैं तो कहता हूँ हमारे राजस्थान में ऐसा हो नहीं।
स्पष्ट बहुमत की सरकार चाहे किसी भी दल की बने, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई है, जो निर्दलीय बागी खड़े हो गए हैं, वो कितना नुकसान, अशोक जी के बागी खड़े हो गए, ये भी वसुंधरा जी के बागी खड़े हो गए, ये नई चर्चा जो शुरू हुई है प्रदेश में, या और किसी के बागी खड़े हो गए, क्या 9 तारीख तक वो बैठाने में कामयाब होंगे नहीं होंगे, एक प्रश्न चिन्ह अभी तो बना हुआ है। 9 तारीख के बाद मैं और आप दोनों बता पाएंगे कितने किसके बागी खड़े हुए और कितना किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजस्थान जगह वो है जहां एक वोट से भी प्रतिनिधि चुनाव हारता है। आपने देखा सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हारे, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ की प्रवृत्ति अलग तरह की। 2000 से 500 के बीच में जीत हार की करीब 30 से 35 सीटें ऐसी होगी जहां पे इससे कम मार्जिन से जीत हार होगी, और ये जीत हार कराने में प्रभावी भूमिका निर्दलीय भी हो सकते हैं, बीएसपी के भी हो सकते हैं। देखिए, अगर लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी होती है, माकपा भी हो सकती है, ट्राइबल पार्टी भी हो सकती है, ये सारे लोग जीतते के वाले को हराने का काम भी करेंगे। तो ये राजनीतिक माहौल है। अब इसमें तो लोकतंत्र में किसी को खड़ा होने से रोक नहीं सकते, लेकिन बगावत करने से रोका जा सकता है यदि सक्षम लोग राजनीतिक दल में अगर नेतृत्व करने वाले होते हैं तो वो बैठाने का प्रयास करते हैं। अब कितने खड़े होंगे, कितने बैठा पाएंगे, ये तो आज तो कंप्लीट हो गया, खड़े हो गए आज तो। 9 तारीख तक किस प्रभावी ढंग से बैठाने में कामयाब होंगे तो हम बता पाएंगे क्या स्थिति रही, क्या नहीं रही। लेकिन लोकतंत्र में यही एक खूबी है कि आप खड़े हो सकते हो, जीते नहीं जीते वो जनता फैसला करती है, आपको अधिकार खड़ा होने का। लेकिन राजनीतिक पार्टी दो ही है, कांग्रेस या बीजेपी, उनकी स्पष्ट रूप से बहुमत रूप से कोई सरकार बन जाए तो ठीक है, नहीं तो सहयोग लेके सरकार बनी तो हमने पिछली वाली सरकार देखी थी 99 के फेर में अटक गई थी, और उसके बाद क्या माहौल देखने को मिला था। प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आपका वीडियो नहीं आ पा रहा। नेटवर्क जुड़ नहीं पाया था। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको देख पा रहे हैं हम। प्रमोद जी देखिए, दिल्ली तक कईयों ने दौड़ लगाई, नाराजगी वहां तक पहुंची, लेकिन अभी फिलहाल 9 तारीख से पहले मान मनोबल की बात करें, मान मनोबल के दौर चलेंगे। लेकिन मान ऐसी चीज है जिसको लेकर बड़े गंभीरता से जो है राजनीतिज्ञ सोचते हैं, उनको लगता है कि उनका मान अब यहां पर नहीं रहा, मान उनको दूसरी जगह मिलेगा। लेकिन वहां जाने के बाद भी हालात कईयों के साथ ऐसा हुए कि वहां पर भी उनको वो मान नहीं मिला, और उनको लग रहा था कि टिकट मिल जाएगा। कुछ की तो उम्मीद पूरी हुई, लेकिन कईयों की उम्मीद पूरी नहीं हुई, टिकट नहीं मिला उनको, और अब उनके पास कहने भर के लिए इतना ही है कि हम इधर आ गए हैं और अब पार्टी के लिए काम करेंगे। ये जो स्थितियां हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति में ये कहा जाता है कि आप किस विचारधारा के हैं, लेकिन यहां पर तो वोट नहीं तो विचारधारा, सीट टिकट नहीं मिला तो विचारधारा ही बदल गई। आपको लगता है कि 9 तारीख से पहले वापस विचारधारा बदलकर अपनी पूर्व पार्टी में आ जाएगी, या फिर ये कहेंगे कि बड़ा कदम उठा लिया, अब वापस उसको पीछे कैसे करें कदम को? देखो प्रभात जी, ये जो है ना, ये स्थिति है विचारधारा की, ये तो अब कहीं रहा नहीं। अब आप देखिए, कल ज्वाइन करी, आज वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, और ऐसे लड़ रहे हैं जिन पे संगीन आरोप हैं, जिन्होंने एक अधिकारी की 74 हड्डियां तोड़ दी। तो कांग्रेस ने उनका टिकट इसलिए काटा कि वो इंजीनियर की 74 हड्डियां तोड़ दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दे दी। तो विचारधारा वाली लड़ाई की तो अब आप भूल जाओ, ये हो गया। इसमें तो क्या है, कुछ लोग तो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए फार्म भरा है कि हमारी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए, हमारी मान मनोबल हो जाए, और हमारा कोई समझौता सौदा हो जाए कि भाई आप हमारी सरकार आ गई तो आपको चेयरमैन फेयरमैन में कुछ अटका देंगे, सरकारी गाड़ी लेके 5 साल घूम लेना, बाद में पद वद और दे देंगे थोड़े बहुत। लेकिन जो पार्टी बदल के आ चुके और जिनको सिंबल मिल गया वो तो बदल चुके, वो अब उसमें तो कोई परिवर्तन की स्थिति मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। लेकिन अब उसमें जरूर होगी परिवर्तन की स्थिति की, जैसे इस बार बहुत लोगों ने नामांकन भरे हैं, काफी ने अपना गणित देख के। पूर्व मंत्री जैसे खटूमर में मंगल राम कोड़ी ने भर दिया, संभवतः को समृत लाल मीणा जी उनके बेटे ने भी शायद भरा है। ऐसे मतलब काफी लोगों ने जो जिनको नहीं मिला टिकट उन्होंने भरा है फार्म। अब मान मनोबल पार्टी भी इस बार बड़ी समझदारी से काम ले रही है दोनों। मान मनोबल भी उनको ही होगी जो उनके समीकरण बिगाड़ रहा है। अगर उनके समीकरण में कोई खरा उतर रहा है, फिट बैठ रहा है कि भाई हमारे को इससे लाभ है, इसके वोट आने से हमको लाभ रहेगा और हमारा प्रत्याशी जीत सकता है, तो निश्चित रूप से उसको तो पार्टी मनाने का प्रयास करेगी ही नहीं, निश्चित। और लेकिन जिससे नुकसान हो रहा है वो बहुत ही कद्दार हुआ तो उसको हो सकता है मनाने का प्रयास किया जाए।
लेकिन जो छोटे मोटे इनने भर दिए 2, 4, 500 वोटों के जो मेहमान है, अब इनकी तो मान मनोबल कोई कार्यकर्ता इनकी तो कौन करेगा। हाँ, कोई प्रभावी नेता की जरूर वो की जाएगी। 9 तारीख तक तो ये ब्याह के फूफा जी बने रहेंगे। 9 तारीख तक जो शादी ब्याह शुरू हुआ है तो उनमें फूफा जी रुस जाते हैं। तो यहाँ बात चल रही थी पिछली बार भी, तो इनको मनाने का, जो फूफा जी को मनाने का काम तो चलेगा ही चलेगा। एक कमेटी भी पार्टियों ने बनाई है और एक ये स्थिति को भी उन्होंने कल के बाद होगा, हो सकता है कल किसी का नामांकन रद्द हो जाए। कल 7 तारीख को जो नामांकन पत्रों की जांच होगी उसके बाद ये स्थिति क्लियर आ जाएगी कि इनके नामांकन सही पाए गए और ये संभवतः प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से, लेकिन जो स्थिति हुई है टिकटों में इस बार लेट हुए और बड़ी मशक्कत चली और ऐसे ऐसे लोग जो ये कह रहे थे कि साहब 2 महीने पहले टिकट हो जाएंगे, 2 दिन पहले भी नहीं हो पाए। और स्थिति यहाँ तक भी आई कि वहां से बस सुबह छोड़ी, कल टिकट घोषणा हो गई। तो हर तरह की चीजें। और अब बाकी तो देखो, सबका अधिकार है अब चुनाव में लड़ना, कि सबका अधिकार है। अब उसको पार्टी से नाराजगी होगी तो लड़ रहा होगा निश्चित रूप से, वरना तो जिसको टिकट मिला कार्यकर्ता को तो ये कहना कि भाई टिकट मिला उसके साथ लग जाना चाहिए। लेकिन अब लोग ये होते कि 5 साल कौन इंतजार करे, 5 साल का समय बहुत लंबा होता है। अब सरकार किसकी बने ना बने, 5 साल तक कौन इंतजार करता है। इसलिए कोई पार्टी में घुस गया, किसी ने निर्दलीय भर दिया, कोई अपनी विचारधारा लेकर अलग अलग चल रहे हैं। तो ये 9 तारीख को शायद स्पष्ट हो जाएगा। देखो कितना मान मनोबल हो पाती है या कितनों की मान मनोबल नहीं हो पाती। जी, उमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेंद्र जी, आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता में आपने देखा, कई दौर आपने देखे और कई नई पार्टियों का गठन होते हुए आपने देखा, पार्टियों को टूटते हुए भी देखा। लेकिन उस वक्त जो राजनीति की शुचिता थी वो एक अलग स्तर की थी। पार्टी आपने चाहे तोड़ दी हो, चाहे आप विपक्ष में बैठे हो, पक्ष में बैठे हो, लेकिन आपकी जो विचारधारा थी वो मूल विचारधारा से अलग नहीं होती। जनता दल की बात करें या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात करें और जो दूसरे दल उन दलों की बात करें, तो मूल विचारधारा उनकी वहीं बनी रही। लेकिन इस बार के राजस्थान के चुनाव में ये देखा गया है कि मूल विचारधारा से बिल्कुल ही बिछोह कर दिया गया। और आपको क्या लगता है, राजनीतिक शुचिता की बात करने वाले नेता अगर आज इस तरह का कदम उठाते हैं तो राजस्थान की राजनीति एक बहुत अच्छा भविष्य लेकर पैदा नहीं होने वाली? मुझे नहीं लगता कि 2023 में जो राजस्थान में सरकार बनेगी एक राजनीति का एक अच्छा उदाहरण पेश करेगी इन दल बदलने की वजह से। जी प्रभाष जी, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि राजनीतिक शुचिता की बात तो 1967 के चुनाव के बाद ही समाप्त हो गई, जब यहाँ जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी की मिलकर सरकार बन रही थी और जब जयपुर में गोलीकांड हुआ, 3 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और सरकार कैसे येन केन प्रकार सत्ता के बल पे कैसे भी मोहनलाल जी सुखाड़िया की बन गई। तो मैं कह सकता हूँ कि देश में यदि दल बदल की सबसे पहली प्रक्रिया शुरू हुई तो राजस्थान में हुई। राजस्थान ने ही एक ऐसी मिसाल पैदा की कि दल बदल किस प्रकार से किया जाता है और खरीद फरोख्त कैसे होती है। इसका उदाहरण हमने 1967 में लिया। इसके बाद में देखिए कई दल बने, कई दल ही सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए। आप देखिए कि जिस प्रकार से 2 दफा बीएसपी का विलय हो गया, ये सब इन बातों को देख के लगता है कि सत्ता में, सरकार में या राजनीति में शुचिता की बात करना एक बेईमानी सी बात होगी। अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि खाली मैं कांग्रेस को ही दोषी नहीं मान सकता, बीजेपी ने भी कई दफा जो चौकी डाली का कांड हुआ उसके बाद जनता दल दिग्विजय बनवाया, जनता दल सोशलिस्ट बनवाया, कई प्रकार की बातें हुई। तो राजनीति में देखिए सरकार एक ऐसी चीज है कि कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता, कुर्सी पाने के लिए किसी को भी कुछ भी करना पड़े। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उस समय जो कार्यकर्ता आते थे, जो विधायक बन के आए, उनमें कुछ थोड़ा बहुत मोरल होता था। उदाहरण के रूप में कठुमर से जो डॉक्टर गंगा साहब कोलिया है, उनको कितने प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, लेकिन वो बिके नहीं और न टिके हो। यानी उन्होंने कहा मुझे जनता ने जनसंघ के टिकट पे चुनाव में जिता के भेजा, तो मैं जनसंघ के हिसाब से जो जनता ने कहा कि हमें विपक्ष में बैठना है, विपक्ष में बैठे। यानी मैं कह सकता हूं कि राजनीति में शुचिता की बात करना आज केवल एक ख्याली पुलाव जैसी बात हो गई। अब आप देखिए कि कई दफा ये होता है कि राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो गई। ये सब चीज क्या है? ये सब बातों का क्या शुचिता की बात करोगे? नहीं कह सकते। मैं आपको ये कहूंगा प्रभाष जी, राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार से बदलाव आए हैं अन्य राज्यों में इससे भी ज्यादा है। मैं यूपी हरियाणा के उदाहरण मैं माफी चाहूंगा, आपके यहाँ पर शायद कहीं कोई आसपास से आवाजें काफी ज्यादा आ रही हैं, कोई बातचीत शायद कहीं चल रही है किसी की,
अगर आपके आसपास कोई बात कर रहे हैं तो एक बार उनको थोड़ा शांत कर दें, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। जी जी उमेश जी, आप बस कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कहना था प्रभाष जी कि राजस्थान की राजनीति में हम शुचिता की बात करते थे और उदाहरण देते थे हम भ्रष्टाचार के हरियाणा, बिहार, यूपी में, लेकिन अब उल्टा काम होने लग गया। अब ये कह सकते हैं कि राजस्थान के लोगों ने भी एक उदाहरण पेश कर दिया कि हम भी भ्रष्टाचार में अन्य राज्यों से कम नहीं है। जिस प्रकार से आप देखिए कि अभी 2-3 कार्यकालों से हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से दल के दल समावेश हो गए, दल के दल अपने जिन चुनाव में जीत गए, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में जाएंगे, अन्य दल में जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के समय में जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग होती है, क्या इसको आप ईमानदारी का खेल कह सकते हैं? क्रॉस वोटिंग के समय भी हम ये कह सकते हैं ना कि ये कई लोगों ने वोट नहीं डाले, वो नहीं किए, तो ये सब बेईमानी का काम है। अब बात यह है कि कार्यकर्ताओं को जब तक प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, आप जब तक ढंग के लोगों को टिकट नहीं देंगे, जो विचारवान लोगों को आप आगे नहीं लाएंगे, तो राजनीति में भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों से ये उम्मीद लगाएं कि शुचिता की बात देखिए। अब आपने किया कि जो व्यक्ति कल तक आपकी पार्टी को गाली निकालता था, आपने उसको टिकट दे दिया, तो आप उससे ईमानदारी की बात करेंगे, उससे शुचिता की बात करेंगे, तो ये आपको ये पूछने वाली बात है। जी मैं लौटूंगा आपके पास। श्याम जी, अभी क्या लगता है आपको, राजनीतिक भविष्य उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने राजनीति अपना पूरा मानस बदल लिया? देखिए, कुछ का तो 2-3 नाम थे, जो कांग्रेस की चले बात करें या बीजेपी की भी बात करें, तो 2-3 नाम ऐसे थे जिनको लेकर ये लग रहा था कि इनको अंतिम वक्त तक टिकट नहीं मिलेगा, और जो लास्ट सूची आई थी उस लास्ट सूची में उनके नाम का जिक्र किया गया। लेकिन उसमें से भी 3 नाम 4 नाम ऐसे थे जिनमें से एक को तो टिकट मिल गया, लेकिन बाकी 2, हालांकि आधार एक ही बताया जा रहा था कि उनको जो टिकट नहीं मिल रहा, उसका आधार ये है कि पायलट वाला और जो गहलोत वाला का मामला हुआ था, उसमें केंद्र तक उनको लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी। पर अगर ये नाराजगी थी तो तीनों के लिए क्यों नहीं? बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने भी ये, जिसमें आंदोलन किए थे और ये कहा था कि कांग्रेस सरकार ऐसी है, कांग्रेस सरकार वैसी है, लेकिन अब उनको गोद में बिठाकर उनको टिकट दे दिया। इन लोगों का राजनीतिक भविष्य आपको लगता है कि इस बार जीत भी जाएं या हारें, या जिनको टिकट नहीं मिला पार्टी में बने रहेंगे, आगे उनका कोई राजनीतिक भविष्य आपको नजर आता है? देखिए प्रभात जी, जो आप 3 लोगों की बात कर रहे हैं, एक तो अपने दम पे टिकट लेके आया है, उसके पास तो बहुत कुछ है। उसने अजय माकन से भी बात की, बातचीत की, वासने से भी बातचीत की, और फिर उनका कि अगर चाहिए तो मेरे को बताओ। वो अपने तौर तरीके से टिकट, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बाकी 2 लोग हैं, एक तो गांधी डायरी से जो लाल डायरी बनी वो है, एक ईडी सब लगी हुई है, तो उनका दोनों का टिकट तो काटा जाना जायज भी था। और बगावत के 2 किरदार तो हैं, दोनों तरह से थे, इसलिए दोनों का। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतेंगे तो वो कह रहे हैं ब्याज सहित दे दूंगा, फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं जीते तो फिर अलग बात होगी। अब देखिए, हाँ बीजेपी में है खेल, तो आप देखिएगा ज्योति मिर्धा तो रह गई, दूसरी ज्योति खंडेलवाल रह गई, सुरेश मिश्रा रह गया। अब देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मलिंगा के साथ जो कह रहे थे कि 72 हड्डी तो नहीं तोड़ी थी, 33 टूटी थी प्रमोद जी। और देखिए, वो कल तक कह रहे थे, मदन दिलावर कह रहे थे, राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे, हम तो नहीं देने देंगे, हम सबक सिखाएंगे। अब गोदी में बैठा करके टिकट दिला करके लाए और कह रहे हो कि जिता के भी लाएंगे। अब देखिए, मैं तो देखिएगा दादी जी की बात से सहमत हूँ कि हमारे राजस्थान में 68 से जो हुआ, और बहुत सारे लोग कहते हैं भाजपा के, वो असली भाजपा के है ही नहीं, वो तो चंद्रशेखर जी का चेला है, कोई किसका चेला है। आज वो प्रतिपक्ष का नेता बन गया, कोई क्या बन गया। वो सब चीजें जिस तरह से राजनीति में देखिए इवेंट मैनेजमेंट आया है, स्वार्थों की पूर्ति जब से आई है, ये राजनीति लोकतंत्र वाली राजनीति रही नहीं, अब स्वार्थों की पूर्ति की राजनीति बन गई है। और निश्चित तौर से जब देखिएगा कि सरकार अल्पमत वाली आती है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, और बहुमत वाली सरकार आती है तो फिर कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश, हम तो आम जनता से राय कहते हैं कि वो 25 नवंबर को अपना वोट डालें, और वोट बाकी को भी कहें वोट डालने जाए, और अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनकर के 3 दिसंबर को इस पर वाली सरकार लाए। ये देखिए, 99 वाली सरकार आएगी तो हमने 5 साल देखा है 99 वाली सरकार किस प्रकार की रही। लेकिन बीजेपी को भी अब सिद्धांतों की राजनीति, कैडर बेस्ड राजनीति नहीं है, अब तो जीतने की राजनीति सबसे बड़ी है। जीतो, कोई को भी लाके रहो, कुछ भी करना पड़े, आ जाओ, हम तुमको टिकट भी देंगे और बाकी भी देंगे। तो ये राजनीतिक माहौल जो बिगड़ा है, वो देखो दीनदयाल जी की पार्टी है नहीं अब भले वो कोई भी कह दे कि हम ऐसा है वैसे,
दीनदयाल जी की जो पार्टी थी वो पुराने टाइम के लोग अच्छे थे। और देखिए राजीव जी तो जिसके साथ रहे वो निर्णय करने वाले भी हुआ करते थे, मैं तो जानता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं है जिनमें सिद्धांत थे और मानते थे कि पार्टी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब कहते हैं पार्टी का अस्तित्व हमारे बिना नहीं है। ये नेता जो पैदा हो गए, जिससे कि नेताओं को समर्पित भाव वाले लोग जो पैदा हो गए, उससे राजनीति की सुचिता भी खराब हुई है, माहौल भी खराब हुआ है। और आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान की जनता से हम आग्रह करते हैं कि अच्छे लोगों को चुनो, स्पष्ट बहुमत दो, जिससे कि ये जो जोड़ दो की राजनीति, बोतल, झाड़ू और कई लोग हैं वो प्रभावी नहीं कर सके। और हम वातावरण में जिस प्रकार से हमने देखा कि सरकार जा रही है, सरकार आ रही है, जो कुछ हुआ, ये बात नहीं, पुराने जमाने में मोहनलाल सोगाड़िया के टाइम में भी हुआ था, बहुत सारे लोग बन गए थे मंत्री उस वक्त, तो वो दम को बहुत, लेकिन फिर भी नैतिकता उस वक्त जमाने में थी। लेकिन अब नैतिकता की बात तो कहना ही गलत हो गया। अब तो कैसे जीत सकते हैं, कैसे अच्छा पद पा सकते हैं, हमको क्या करना है देख लो। और बहुत सारे लोग कभी इधर हुए कभी उधर, एक दिन पहले कह रहे थे हम तो बीजेपी में जब आएंगे टिकट फाइनल करो, और टिकट फाइनल भी हो गया, शाम को देखो टिकट दे दिया। ये सब जो कहते थे कि भाई हम तो किसी को नहीं लाएंगे, तो ये कहना गलत हो गया। कांग्रेस को भी जरूरत है इन लोगों की जो जीत सके, जरूरत है। जी प्रमोद जी, मान मनोबल का दौर, आपको नहीं लगता कि इस बार सिर्फ उनको ही मान मनोबल नहीं करनी पड़ेगी जो सीट से खड़े हुए हैं, जो बागी के तौर पर खड़े हुए हैं, बल्कि मान मनोबल उनकी भी करनी पड़ेगी जिनको टिकट नहीं मिला लेकिन अभी भी पार्टी में डटे हुए हैं? क्योंकि फोटो खिंचवाने के लिए नामांकन के दौरान दो लोग, एक तो वो जिसको टिकट दे दिया गया और एक वो जिसका टिकट काट कर उसको टिकट दिया गया, उनको बगल में खड़े होकर फोटो तो खिंचवा लिए, लेकिन अभी भी मन के उनमें अंदर टीस है। मान मनोबल उनकी भी करनी पड़ेगी जो बागी नहीं है लेकिन मन में टीस लिए हुए बैठे हैं जिनको आपने टिकट नहीं दिया, दोनों राजनीतिक दलों में। देखो प्रभाती, मान मनोबल भी अब दो प्रकार की रह गई है। एक मान मनोबल है पुचकारने की, बड़ा काम का इसको पुचकार लो। एक है छोटे की समझ गया, उसकी ईडी पीछे लग जाएगी। अगर मान लो प्यार से नहीं माना कोई, तो पहले पार्टी ने उनके सारे कागजात भी जुटाए हुए हैं, सब कुछ, दाम दंड भेद, दाम दंड भेद चलता है। अगर मान लो पुचकारने से नहीं माना पड़ा नेता, तो उसके घर सुबह 4 बजे घंटी बज जाएगी, क्या निकाल रहा हो सारे। तो बहुत से तो ऐसे ही डर के बैठ जाएंगे। और जो नई टिकट कटी है ना, उनमें तो 99% के, मैं बता रहा हूँ 99% कह रहा हूँ आपको मैं अपने अनुभव से, ऐसे मिलेंगे ही जो करेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ जाएंगे, क्या रहने दो कहीं बेफालतू में पीछे लग जाए। कोई नहीं है, दो चार नाम तो मुझको भी उनके पीछे हैं। तो कुछ आने का दौर तो मैं बता रहा हूँ प्रभावी सीटों पर ही चलेगा। ये मंथन करके चलेगा कि भाई इससे कोई नुकसान हो रहा है तो इसको कर लो, नहीं हो रहा तो इसको रहने दो। जो स्थिति है लड़ने दो चुनाव, आजकल ये स्थिति होगी। और पार्टी भी जो मंथन टिकट देती है ना, तो वही बड़ी अच्छी तरह से वो आजकल सर्वे वो करके कि भाई इससे जातिगत फर्क क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव कितना है। क्योंकि जब मैं अभी एक उदाहरण देख रहा था अलवर जिले का, कल तक नेताजी के जबरदस्त भीड़ थी, परसों तक और उनको खूब आ रहे थे, मतलब लोग जा रहे थे। और जैसे ही उनका टिकट उड़ा तो वहाँ 5 आदमी रह गए। तो क्या है कि एक बड़े नेता ने जो बात कही ना कि सत्ता की भीड़ होती है, तो सत्ता जिनको आने का वो रहता है उसकी भीड़ जरूर रहेगी, नहीं तो फिर तोते उठते हैं। बिल्कुल, समय कम है। उमेंद्र जी से मैं उमेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे जब श्याम जी बोल रहे थे, मगर मैं एक मेरा क्वेश्चन भी ऐड करना चाहूंगा। आपको क्या चुनौतियां नजर आती हैं अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस या बीजेपी दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके सामने बागियों को लेकर आपको क्या चुनौतियां दिखती हैं? उमेंद्र जी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था प्रभात जी, पहले तो मैं अपनी बात कही फिर आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल। मेरे मित्र श्याम जी को हमेशा केवल कांग्रेस बीजेपी की ही कमियां नजर क्यों आती है, ये उनके चश्मे में क्या दोष है ये तो वही जाने। इनको ये नहीं दिखेगा कि जो बीजेपी की रिजेक्टेड डिफेक्टेड है शोभा रानी, वो कांग्रेस में आती है तो इनके लिए महान हो जाती है। कांग्रेस अपराधियों को टिकट दे देती है तो उनके लिए अच्छी हो जाती है। किसी को नहीं कहा, मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए।
तो इस प्रकार से मेरे मित्र श्याम जी हमेशा इस कोई भी डिबेट उसको बीजेपी कांग्रेस के बीच में लाके मुद्दों की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं साथ साथ में ये कहना चाहूंगा कि यहाँ देखिए राजस्थान की राजनीति में आयाराम गयाराम की इतनी परंपरा ही नहीं थी जितना जितना कांग्रेस के समय से होने लगी। कांग्रेस ने एक इस प्रकार का भ्रष्टाचार का साधन बना लिया राजनीति को सत्ता में बने रहने के लिए। हमको ये नहीं कहने प्रकार किस प्रकार से बस सपा के छेड़ निकल के पूरे हाथी को हाथी निकल के कुछ नहीं छोड़ी आपने उसकी इस प्रकार की स्थिति। अब इस प्रकार की जो आपने टिकट दिए बात सुनिए मेरे प्रभात जी, मेरे आपने वैसे ही मुझे बहुत नहीं थोड़ा सा तकनीकी खामी की वजह से आप देरी से जुड़ पाए थे। जी बोलिए। अब मैं ये कहना चाहूंगा नहीं एक बार श्याम जी सुन ले इनको, सुन लेते एक बार। जी बोलिए। श्याम जी जब आप बोलते हो मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं प्रभाष जी ये कहना चाह रहा हूं आपको कि राजस्थान की राजनीति में शुचिता थी हमेशा थी। 1952 में ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, पहले चुनाव में आपकी हालत खराब हो गई थी। आपने किस प्रकार से हनुवंत सिंह जी का किया रामराज परिषद ने क्या किया और किस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री के दावेदार हार गए थे। अब आप देखिए जब आपको जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया 1900 पहले चुनाव से, आज किस प्रकार की राजनीति की शुचिता की बात आप लोग करते हैं, ये सब बेईमानी की बात है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो सवाल किया उसकी बात यह है कि राजस्थान में चुनौतियां बहुत है। चुनौतियां देखिए नए नए दल बनेंगे, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई, पहले अवेयरनेस इतनी नहीं थी। इसलिए पहले क्या है कि लोगों गाय बछड़ा या चरखा यही चुनाव चिन्ह दिखते थे। अब छोटी छोटी पार्टी आने से एक तो क्या है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, यानी पहले जिस प्रकार की बूथ कैप्चरिंग होती थी अब क्या हर व्यक्ति जागरूक हो गया, प्रशासन में भी जागरूकता आ गई, सरकार के साधन भी हो गए। तो देखिए बूथ कैप्चर की जैसी घटनाएं कम हुई। अब ये लोग जब हारते हैं ना तो इनको ईवीएम में घोटाला दिखने लग जाता है, ईवीएम बेकार हो गई, ईवीएम बेकार हो गई। जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी होती है। अब ये हम इस प्रकार की चुनौतियों को सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, असंतुष्टों को मनाना पड़ेगा। 2 दिन की कवायद बड़ी तगड़ी उनकी। जी अब मैं इनको एक बात और कहूंगा, श्याम जी को फिर अटपटा सा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्टों को मनाने के लिए भारतीय भवन है, वो अपना मैनेज करने का। सुनिए शालीनता जी, तो मेरी बात को शालीनता सुने कि भारतीय यानी जो संघ का स्वयं सेवक है, जो संघ से निकल के आया है, वो तो देखो थोड़ी नाराजगी प्रकट करने के बाद में मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। जो आया राम गया राम उनको मनाना गया, जो रोहिताश जी आए ना वो गए चले गए, वो संघ के स्वयं नहीं थे। ऐसे कई लोग आते हैं जाते हैं, यानी ये नदी है और इसमें अच्छे लोग भी आएंगे। गंगा नदी है बिल्कुल। देखिए पहले जो राजनीति, जी बिल्कुल, देखिए समय का मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, पहले जो राजनीति होती थी उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और बरगद के पेड़ की तरह होता था। चाहे एक अलग शाखा के तौर पर निकला रहे लेकिन वो अपने उस बरगद के पेड़ से जुड़ा होता था। मुझे लगता है कि अब हर शाखा निकलकर एक नया पेड़ और एक नया बरगद बनने की जो कोशिश कर रही है वो राजनीति में मेरे ख्याल से सही नहीं है। खैर 2 दिन का वक्त है, 2 दिन में मान मनोबल की सर माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका, माफी चाहूंगा। चूंकि 2 दिन का वक्त बचा है, 2 दिन में क्या मान मनोबल के लिए किस किस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं ये भी किसी से छिपे हुए नहीं है। क्या उनको बाद में सेट करने की बात, बाद में कहीं सेटल करने की बात आती है या फिर अभी उनको किसी तरह से सेट करने की कोशिश की जाती है, वो देखना होगा। लेकिन 9 तारीख को यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राजस्थान के रण में कौन बरगद की तरह खड़ा होगा और कौन खरपतवार की तरह नष्ट हो जाएगा। 9 तारीख को यह भी चीज स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे लेकिन टिका कौन रहेगा इस मैदान में वो 9 तारीख को स्पष्ट होगा। मान मनोवर के दौर में देखते हैं 2 दिन में अगली क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ राजस्थान के रण में जुड़ने के लिए। नमस्कार।